नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय त्यागी आप सभी के लिए लेकर आया हूँ साहित्य वीथिका चैनल पर हिंदी साहित्य के लिए 125 क्वेश्चन की प्रश्नोत्तरी, जो कि यूजीसी नेट, हिंदी साहित्य, टीजीटी, पीजीटी, टेट, बीपीएससी, सुपर टेट, DSSS और अन्य सभी परीक्षाएं, चाहे वह किसी भी राज्य की हो, किसी भी स्तर की परीक्षा हो, जहां हिंदी साहित्य से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये 125 क्वेश्चन की क्लास है, आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी और इसी तरह हम इस शक्ति सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी साहित्य शक्ति सीरीज क्लास 1। प्रश्न 1, कहाँ करुणानिधि केशव सोय के रचनाकार कौन हैं? कहाँ करुणानिधि केशव सोय के रचनाकार हैं प्रेमघन, प्रतापनारायण मिश्र, भारतेंदु या फिर बालकृष्ण भट्ट। तो कहाँ करुणानिधि केशव सोय इस रचना के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न 2, तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या है? तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या है? रामानुजाचार्य, नरहरिदास, रामानुजाचार्य या फिर रामानंद। रामानुज, नरहरिदास, रामानुजाचार्य, रामानंद। तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम है नरहरिदास। आगे चलते हैं। प्रश्न 3, मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष हैं का संस्कृत अनुवाद क्या होगा? ऑप्शन 1, मार्गम उभयता वृक्षा सन्ति। ऑप्शन 2, मार्गस्य उभयता वृक्षा सन्ति, मार्गस्य उभयता वृक्षा सन्ति या फिर मार्गे वृक्षा सन्ति। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा मार्गम उभयता वृक्षा सन्ति। आगे चलते हैं। प्रश्न 4, आधुनिक हिंदी का आदिकाल किसकी कृति है? ऑप्शन 1, नंदुलारे वाजपेयी। ऑप्शन 2, श्री नारायण चतुर्वेदी। ऑप्शन 3, कृष्ण शंकर शुक्ल या फिर उदय नारायण तिवारी। तो दोस्तों, आधुनिक हिंदी का आदिकाल कृति है श्री नारायण चतुर्वेदी जी की। दोस्तों, आपको परीक्षा में भी चाहे प्रश्न कितना ही आसान लगे, हल्का लगे, आपको पहले प्रश्न पढ़ना है, उसके बाद चारों ऑप्शनों को एक बार जरूर पढ़ना है। चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद ही आप सही उत्तर की तरफ जाएंगे, अन्यथा आप प्रश्न का उत्तर गलत कर सकते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। प्रश्न 5, रहीमदास कृत मदनाष्टक की भाषा है? प्रश्न 5 का ऑप्शन 1, खड़ी बोली। ऑप्शन 2, अवधी, ब्रज या फिर बिहारी। तो रहीमदास जी की जो कृति है मदनाष्टक, उसकी भाषा है खड़ी बोली। उसकी भाषा है खड़ी बोली। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। नागार्जुन की रचना मैं सो रहा हूँ की विधा क्या है? नागार्जुन की रचना है मैं सो रहा हूँ, इसकी विधा बतानी है, क्या है? ऑप्शन 1, नाटक। ऑप्शन 2, आलोचना। ऑप्शन 3, कहानी या फिर संस्मरण। तो नागार्जुन की रचना मैं सो रहा हूँ की विधा है संस्मरण। यह रचना संस्मरण विधा की रचना है। आगे चलते हैं। प्रश्न 7, शोक सुराही साक्षात्कार है, यानी कि शोक सुराही के जो साक्षात्कार है, इसके रचनाकार का नाम बताना है। तो ऑप्शन 1, अमृता प्रीतम। ऑप्शन 2, मृणाल पांडे। ऑप्शन 3, पुष्पा भारती। ऑप्शन 4, अमृत राय। तो आप सही ऑप्शन की तरफ जब भी जा सकते हैं जब आप प्रश्न को और चारों दिए गए ऑप्शन को बिल्कुल ध्यानपूर्वक आराम से पढ़ें। एक बार सभी विकल्पों को आराम से पढ़ना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, अमृता प्रीतम।
प्रश्न 8, पंत का अंतिम छायावादी काव्य संग्रह है। पंत का अंतिम छायावादी काव्य संग्रह है। ऑप्शन 1 ग्रंथि, ऑप्शन 2 वीणा, ऑप्शन 3 पल्लव, ऑप्शन 4 गुंजन। तो पंत का अंतिम छायावादी काव्य संग्रह बताना है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 गुंजन। पंत का अंतिम छायावादी काव्य संग्रह गुंजन। प्रश्न 9, बंबा किस भाषा का शब्द है। बंबा किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन 1 देशज, ऑप्शन 2 पुर्तगाली, ऑप्शन 3 फारसी, ऑप्शन 4 तुर्की। तो बताना है बंबा किस भाषा का शब्द है। तो बंबा है ऑप्शन 2 पुर्तगाली भाषा का शब्द है बंबा। प्रश्न संख्या 10, देव ने किस रचना को भोगीलाल के आश्रय में रहकर लिखी। तो देव ने किस रचना को भोगीलाल के आश्रय में रहकर के लिखा। ऑप्शन 1 प्रेमचंद्रिका, ऑप्शन 2 रसविलास, ऑप्शन 3 अष्टछाप, ऑप्शन 4 भवानी विलास। तो देव ने किस रचना को भोगीलाल के आश्रय में रह करके लिखा। तो ऑप्शन 4 भवानी विलास। प्रश्न 11, राजभाषा नियम में कुल कितने नियम हैं। तो राजभाषा नियम में कुल कितने नियम हैं। ऑप्शन 1 12, ऑप्शन 2 9, ऑप्शन 3 21, ऑप्शन 4 16। तो बताना है राजभाषा नियम में कुल कितने नियम हैं। तो ऑप्शन 2 9 नियम। राजभाषा नियम में कुल 9 नियम है, 343 से लेकर के 351 तक। प्रश्न 12, विराम चिन्ह निबंध संकलन किसका है। प्रश्न 12, विराम चिन्ह निबंध संकलन किसका है। ऑप्शन 1 नामवर सिंह, ऑप्शन 2 रामविलास शर्मा, ऑप्शन 3 उपेंद्र नाथ अस्क, ऑप्शन 4 हरिशंकर प्रसाई। तो दोस्तों विराम चिन्ह निबंध संकलन है ऑप्शन 2 रामविलास शर्मा जी का। प्रश्न 13, पलवक का पर्यायवाची है। पलवक का पर्यायवाची है ऑप्शन 1 मेढक, ऑप्शन 2 तोता, ऑप्शन 3 बंदर या फिर ऑप्शन 4 घोड़ा। तो पलवक का पर्यायवाची है ऑप्शन 3 बंदर। प्रश्न संख्या 14, आरोपवाद किससे संबंधित है। आरोपवाद किससे संबंधित है। ऑप्शन 1 शंकुक, ऑप्शन 2 भट्टलोल्लट, ऑप्शन 3 अभिनवगुप्त या फिर ऑप्शन 4 मम्मट। तो आरोपवाद किससे संबंधित है आपको बताना है। आरोपवाद संबंधित है भट्टलोल्लट से। आगे चलते हैं। प्रश्न 15, नसीहतनामा किस भाषा में है। नसीहतनामा किस भाषा में है बताना है। ऑप्शन 1 खड़ी बोली, ऑप्शन 2 अवधी, ऑप्शन 3 ब्रज भाषा या इनमें से कोई नहीं। आपको नसीहतनामा की भाषा बतानी है। तो नसीहतनामा की भाषा है ऑप्शन 1 खड़ी बोली। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 16, सुरती से आशय है। सुरती से आशय है। ऑप्शन 1 उन्माद, ऑप्शन 2 ध्यान, ऑप्शन 3 आनंद का अनुभव, ऑप्शन 4 विरक्ति। तो सुरती से आशय बताना है। तो सुरती से आशय का मतलब है ऑप्शन 2 यानी कि ध्यान। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 17, पद्मावत का निर्माण काल क्या है। ऑप्शन 1 909 हिजरी, ऑप्शन 2 927 हिजरी, ऑप्शन 3 920 हिजरी या फिर ऑप्शन 4 940 हिजरी। तो आपको पद्मावत का निर्माण काल बताना है क्या है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 2 927 हिजरी। आगे चलते हैं। प्रश्न 18, उत्तर भारत की संत परंपरा किसने लिखा। उत्तर भारत की संत परंपरा किसकी रचना है बताना है। तो ऑप्शन 1 प्रभुदयाल मित्तल, ऑप्शन 2 परशुराम चतुर्वेदी, ऑप्शन 3 नलिनीलोचन शर्मा, ऑप्शन 4 राममूर्ति त्रिपाठी। तो बताना है
प्रश्न 18 का सही जवाब है ऑप्शन 2 परशुराम चतुर्वेदी। प्रश्न संख्या 19 पंच परमेश्वर पंच परमेश्वर निबंध किसका है? पंच परमेश्वर निबंध बताना है किसका है। तो ऑप्शन 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन 2 प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन 3 प्रेमचंद, ऑप्शन 4 महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब है ऑप्शन 2 प्रताप नारायण मिश्र का निबंध है पंच परमेश्वर और मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी का नाम है पंच परमेश्वर। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 गोदान उपन्यास की पूर्व पीठिका किसे माना जाता है? ये नीचे चारों के चारों जो ऑप्शन दिए गए हैं ये प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं और इनमें से गोदान उपन्यास की पूर्व पीठिका बतानी है किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन 1 सेवा सदन, ऑप्शन 2 प्रेमाश्रम, ऑप्शन 3 वरदान, ऑप्शन 4 कायाकल्प। तो आपको सही जवाब बताना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 प्रेमाश्रम। प्रेमाश्रम गोदान उपन्यास की पूर्व पीठिका कहा जाता है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 निम्नलिखित में से कौन शिलांकित कृति है? निम्नलिखित में से कौन शिलांकित कृति है? ऑप्शन 1 पाहुड़ दोहा, ऑप्शन 2 राउलवेल, ऑप्शन 3 प्राकृत पेंगलम, ऑप्शन 4 वर्ण रत्नाकर। तो आपको दिए गए ऑप्शन में से शिलांकित कृति बताना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 राउलवेल। शिलांकित कृति राउलवेल। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 22 अमीर खुसरो की ग्रंथों की संख्या कितनी है? आपको बताना है अमीर खुसरो के ग्रंथों की संख्या कितनी है। ऑप्शन 1 14, ऑप्शन 2 95, ऑप्शन 3 100 या फिर 16। तो अमीर खुसरो की ग्रंथों की संख्या बतानी है कितनी है। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 100। अमीर खुसरो के ग्रंथों की संख्या है 100। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 तो आपको बताना है भूषण उल्लास किसकी रचना है। ऑप्शन 1 भूषण, ऑप्शन 2 केशव, ऑप्शन 3 गोप या फिर जसवंत सिंह। तो भूषण उल्लास किसकी रचना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 भूषण। भूषण उल्लास कवि भूषण की रचना है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 24 अनामिका द्वितीय संस्करण कब निकला? अनामिका का द्वितीय संस्करण कब निकला? तो अनामिका निराला जी की रचना है और इसका द्वितीय संस्करण कब निकला? पहला संस्करण 1923 में निकला है। पहला संस्करण 1923 में निकला है। तो आपको बताना है द्वितीय संस्करण। तो बताएंगे क्या? ऑप्शन 1 1935, ऑप्शन 2 1938, ऑप्शन 3 1923, ऑप्शन 4 1948। तो अनामिका का द्वितीय संस्करण कब निकला? ये निकला 1938 ईस्वी में। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 25 हिंदी निबंध का आरंभ हुआ। हिंदी निबंध का आरंभ हुआ। आपको बताना है ऑप्शन 1 छायावाद युग में, ऑप्शन 2 छायावादोत्तर युग में, ऑप्शन 3 भारतेंदु युग में या फिर ऑप्शन 4 द्विवेदी युग में। तो आपको बताना है हिंदी निबंध का आरंभ कब हुआ। तो हिंदी निबंध का आरंभ हुआ ऑप्शन 3 भारतेंदु युग में। हिंदी निबंध का आरंभ हुआ भारतेंदु युग में। प्रश्न संख्या 26 समांतर कहानी के प्रवर्तक का नाम बताना है कि समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है। ऑप्शन 1 महीप सिंह, ऑप्शन 2 मोहन राकेश, ऑप्शन 3 कमलेश्वर, ऑप्शन 4 राजेंद्र यादव। तो समांतर कहानी के प्रवर्तक का नाम है आपको बताना है। तो इनके प्रवर्तक है समांतर कहानी के प्रवर्तक हैं कमलेश्वर। ऑप्शन 3 सही जवाब है। प्रश्न संख्या 27 रामचंद्रिका का
जो रामचंद्रिका केशवदास जी की रचना है उसका समय बताना है कि वो किस समय लिखी गई। तो ऑप्शन 1 1701, ऑप्शन 2 1601, या फिर ऑप्शन 3 1801 ईस्वी, या फिर ऑप्शन 4 1501 ईस्वी। तो रामचंद्रिका केशवदास जी के द्वारा 1601 ईस्वी में लिखी गई। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 28, गिला कहानी के लेखक कौन है? गिला कहानी के लेखक का नाम बताना है। तो ऑप्शन 1 प्रेमचंद, ऑप्शन 2 अज्ञे, ऑप्शन 3 यशपाल, ऑप्शन 4 निराला। तो गिला कहानी के लेखक का नाम ऑप्शन 1 मुंशी प्रेमचंद। गिला कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 29, वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य का नाम बताना है। वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य का नाम। ऑप्शन 1 भामा, ऑप्शन 2 रुद्रट, ऑप्शन 3 मम्मट, ऑप्शन 4 विश्वनाथ। वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य हैं आचार्य विश्वनाथ। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 30, कुछ लाभ पाने की चाह के लिए एक शब्द है। कुछ लाभ पाने की चाह, इसके लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन 1 लिप्सा, ऑप्शन 2 आकांक्षा, ऑप्शन 3 मनोरथ, ऑप्शन 4 लाभार्थी। तो बताएंगे तो कुछ लाभ पाने की चाह, इसके लिए एक शब्द है लाभार्थी, ऑप्शन 4। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 31, गरीबी है एक विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम या फिर अव्यय। तो गरीबी बताना है। तो गरीबी क्या है? तो गरीबी है एक विशेषण। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 32, औरत उत्तर कथा स्त्री विमर्श के लेखक कौन है? औरत उत्तर कथा स्त्री विमर्श के लेखक कौन है? ऑप्शन 1 राजेंद्र यादव, ऑप्शन 2 अरविंद जैन, ऑप्शन 3 उपेंद्र नाथ अस्क, ऑप्शन 4 सुधीर पचौरी। तो औरत उत्तर कथा स्त्री विमर्श के लेखक हैं राजेंद्र यादव। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 33, द वेस्टलैंड रचना किसकी है? द वेस्टलैंड रचना किसकी है ये बताना है। ऑप्शन 1 वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन 2 रिचर्ड, ऑप्शन 3 इलियट, ऑप्शन 4 कोलरिज। तो द वेस्टलैंड रचना है इलियट की, ऑप्शन 3। प्रश्न संख्या 34, दोआब के लेखक कौन है? दोआब के लेखक कौन है ये बताना है। तो ऑप्शन 1 शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन 2 रामविलास शर्मा, ऑप्शन 3 मुक्तिबोध, या फिर ऑप्शन 4 अमृत राय। तो दोआब के लेखक कौन हैं? दोआब के लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन 1। दोआब के लेखक शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन 1 सही जवाब है। सॉरी। प्रश्न 35, कृष्णा की आत्मकथा की विधा है। तो कृष्ण की आत्मकथा की विधा क्या है? कृष्ण की आत्मकथा मनोज शर्मा द्वारा लिखा गया है और इसकी विधा बतानी है कि ये किस विधा की रचना है। ऑप्शन 1 आत्मकथा, ऑप्शन 2 जीवनी, ऑप्शन 3 उपन्यास, या फिर कहानी। तो कृष्ण की आत्मकथा की विधा बतानी है तो ये विधा है उपन्यास, और ये मनु शर्मा द्वारा लिखा गया उपन्यास है कृष्ण की आत्मकथा। प्रश्न संख्या 36, सफ़ेद रंग के कमल को क्या कहते हैं? सफ़ेद रंग के कमल को क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 इंदिवर, ऑप्शन 2 पुंडरीक, ऑप्शन 3 कोकनद, ऑप्शन 4 पुंडरीक। तो आपको बताना है सफ़ेद रंग के कमल को क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 इंदिवर। सफ़ेद रंग के कमल को इंदिवर कहते हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 37, क्षेमेंद्र के शिक्षा गुरु कौन थे? उनका नाम बताना है। क्षेमेंद्र के शिक्षा गुरु कौन थे? उनका नाम बताना है। ऑप्शन 1 जयदेव, ऑप्शन 2 अभिनव गुप्त, ऑप्शन 3 आनंदवर्धन, ऑप्शन 4 महिम भट्ट।
तो क्षेमेंद्र के शिक्षा गुरु का नाम बताना है, क्या है? तो क्षेमेंद्र के शिक्षा गुरु का नाम है ऑप्शन 3 आनंदवर्धन। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 38। चंद्रप्रदाय को छप्पो का सम्राट किसने कहा है? तो चंद्रप्रदाय को छप्पो का सम्राट किसने कहा है? तो ऑप्शन 1 शिव सिंह सेंगर, बच्चन सिंह, ऑप्शन 3 अजय प्रसाद द्विवेदी या फिर आचार्य शुक्ल। तो बताना है चंद्रप्रदाय को छप्पो का सम्राट किसने कहा है? तो चंद्रप्रदाय को छप्पो का सम्राट कहा है बच्चन सिंह ने। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 39। नए पत्ते का प्रकाशन वर्ष क्या है? नए पत्ते का प्रकाशन वर्ष बताना है, क्या है? 1954, ऑप्शन 2 1953, ऑप्शन 3 1952 या फिर ऑप्शन 4 1950। बताना है नए पत्ते का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो नए पत्ते का प्रकाशन वर्ष है 1953 ईस्वी। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 40। सत्कार का विलोम शब्द क्या होगा? सत्कार का विलोम शब्द बताना है। तो ऑप्शन 1 अपमान, ऑप्शन 2 तिरस्कार, ऑप्शन 3 निरादर, ऑप्शन 4 आदर। तो सत्कार शब्द का विलोम शब्द बताना है, क्या होगा? सही जवाब होगा तिरस्कार, ऑप्शन 2। सत्कार का विलोम होगा तिरस्कार। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 41। सत प्रश्नोत्तरी के रचनाकार का नाम बताना है, कौन है? सत प्रश्नोत्तरी के रचनाकार। ऑप्शन 1 पृथ्वीराज, ऑप्शन 2 बीरबल, ऑप्शन 3 मनोहर, ऑप्शन 4 हरिदास। तो सत प्रश्नोत्तरी के रचनाकार हैं मनोहर, ऑप्शन 3 सही जवाब होगा मनोहर। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 42। लल्लू लाल की मौलिक रचना है। लल्लू लाल की मौलिक रचना बतानी है, इनमें से कौन सी है? तो ऑप्शन 1 माधोनल, ऑप्शन 2 बेताल पचीसी, ऑप्शन 3 भाषा कायदा, ऑप्शन 4 लाल चंद्रिका। तो लल्लू लाल जी की मौलिक रचना बतानी है, तो इसका सही जवाब है लल्लू लाल जी की मौलिक रचना है ऑप्शन 3 भाषा कायदा। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 43। गुल की बन्नो कहानी है, यानी कि गुल की बन्नो कहानी के रचनाकार का नाम बताना है, रचनाकार कौन है? ऑप्शन 1 कमलेश्वर, ऑप्शन 2 ज्ञान रंजन, ऑप्शन 3 उपेंद्र नाथ अश्क, ऑप्शन 4 धर्मवीर भारती। गुल की बन्नो कहानी के लेखक का नाम बताना है, इसका सही जवाब ऑप्शन 4 धर्मवीर भारती। सॉरी। प्रश्न संख्या 44। कविता 93 किसकी रचना है? कविता 93 कविता है और ये किसकी रचना है? तो ये बताना है। ऑप्शन 1 प्रयाग शुक्ल, ऑप्शन 2 रमेश कौशिक, ऑप्शन 3 हरदयाल, ऑप्शन 4 बलदेव वंशी। तो प्रश्न संख्या 44 इसका सही उत्तर है प्रयाग शुक्ल। कविता 93 प्रयाग शुक्ल की रचना है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 45। पद्माभरण रचना का समय बताना है। पद्माभरण जो कि पद्माकर की रचना है। पद्माभरण पद्माकर जी की रचना है और इसका रचना काल बताना है, क्या है? ऑप्शन 1 1810 ईस्वी, ऑप्शन 2 1812 ईस्वी, ऑप्शन 3 1803 ईस्वी, ऑप्शन 4 1033 ईस्वी। तो पद्माभरण का रचना काल है 1810 ईस्वी। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 46। पंचसखा संप्रदाय कहाँ प्रचलित था? पंचसखा संप्रदाय कहाँ प्रचलित था ये बताना है। तो ऑप्शन 1 उड़ीसा, ऑप्शन 2 केरल, ऑप्शन 3 महाराष्ट्र, ऑप्शन 4 गोवा। तो पंचसखा संप्रदाय कहाँ प्रचलित था? तो ये प्रचलित था उड़ीसा में। पंचसखा संप्रदाय उड़ीसा में प्रचलित था। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 47। प्रश्न संख्या 47 है भाषा सर्वेक्षण किसकी रचना है? भाषा सर्वेक्षण के रचनाकार का नाम बताना है। किसकी रचना है? ऑप्शन 1 लल्लूलाल, ऑप्शन 2 ग्रियर्सन, ऑप्शन 3 लक्ष्मीधर,
ऑप्शन 4 श्याम सुंदर दास। तो भाषा सर्वेक्षण किसकी रचना है? तो भाषा सर्वेक्षण है ग्रियर्सन की रचना। ऑप्शन 2 ग्रियर्सन। भाषा सर्वेक्षण ग्रियर्सन की रचना है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 48। तत्वदीप निबंध के लेखक कौन हैं? प्रश्न 48। तत्वदीप निबंध के लेखक कौन हैं? ऑप्शन 1 विठलनाथ, ऑप्शन 2 कृष्णदास, ऑप्शन 3 वल्लभाचार्य, ऑप्शन 4 मध्वाचार्य। तो तत्वदीप निबंध के लेखक हैं वल्लभाचार्य, ऑप्शन 3। आगे चलती हैं। प्रश्न संख्या 49। राधा सुधा शतक रचना है। इनमें से बताना है कि राधा सुधा शतक किसकी रचना है। ऑप्शन 1 गोप, ऑप्शन 2 गुमान, ऑप्शन 3 भगवत रसिक, ऑप्शन 4 हठीजी। तो राधा सुधा शतक किसकी रचना है? राधा सुधा शतक कवि गोप की रचना है, ऑप्शन 1। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 50। बुंदेली का अक्षेत्र नहीं है। आपको नहीं पर फोकस करना है कि बुंदेली का अक्षेत्र नहीं है। आप तो ऑप्शन 1 खैरागढ़, ऑप्शन 2 होशंगाबाद, ऑप्शन 3 जालौन, ऑप्शन 4 दमोह। तो बताना है बुंदेली का क्षेत्र नहीं है। तो सही जवाब है ऑप्शन 1 खैरागढ़। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 51। रामचरित चिंतामणि किस प्रकार का ग्रंथ है? रामचरित चिंतामणि जो कि रामचरित उपाध्याय के द्वारा लिखा गया है, किस प्रकार का ग्रंथ है? प्रबंध, ऑप्शन 2 मुक्तक, ऑप्शन 3 चंपू काव्य या फिर ऑप्शन 4 खंड काव्य। तो रामचरित चिंतामणि किस प्रकार का ग्रंथ है? तो एक प्रबंध ग्रंथ है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 52। प्रताप नारायण मिश्र की रचना नहीं है। आप नहीं है पर ध्यान रखेंगे कि प्रताप नारायण मिश्र की रचना नहीं है। ऑप्शन 1 श्रृंगार विलास, ऑप्शन 2 लोकोक्ति शतक, ऑप्शन 3 मन की लहर, ऑप्शन 4 अन्योक्ति शतक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 अन्योक्ति शतक। प्रताप नारायण मिश्र की रचना नहीं है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 53। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से नभ का निबंध संबंध किस विधा से है? ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से का संबंध किस विधा से है? ऑप्शन 1 निबंध, ऑप्शन 2 रेखा चित्र, ऑप्शन 3 कहानी, ऑप्शन 4 संस्मरण। तो प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब है ऑप्शन 1 निबंध। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से का संबंध निबंध विधा से है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 54। किस दलित लेखक ने आत्मकथा नहीं लिखी है? किस दलित लेखक ने आत्मकथा नहीं लिखी है? ऑप्शन 1 कमल भारती, ऑप्शन 2 तुलसीराम, ऑप्शन 3 मोहनदास नैमिषराय। तो प्रश्न संख्या 54 का सही जवाब होगा ऑप्शन 1 कमल भारती। कमल भारती ने दलित आत्मकथा नहीं लिखी है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 55। जैनेन्द्र किस उपन्यास पर फीचर फिल्म बनी थी? यहाँ थोड़ा सा मिस्ड प्रिंट है। जैनेन्द्र के किस उपन्यास पर फीचर फिल्म बनी थी ये बताना है। ऑप्शन 1 परख, ऑप्शन 2 कल्याणी, ऑप्शन 3 त्यागपत्र, ऑप्शन 4 सुनीता। तो जैनेन्द्र के किस उपन्यास पर फीचर फिल्म बनी थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 परख। परख पर फीचर फिल्म बनी थी। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 56। झंडा ऊंचा रहे हमारा पहली बार कब गाया गया था? झंडा ऊंचा हमारा पहली बार कब गाया गया था? ऑप्शन 1 1926 ईस्वी, ऑप्शन 2 1925 ईस्वी, ऑप्शन 3 1930 ईस्वी, ऑप्शन 4 1928 ईस्वी। तो झंडा ऊंचा रहे हमारा पहली बार कानपुर में कांग्रेस के ध्वजोत्तोलन पर गाया गया था और ये कब गाया गया था? 1925 ईस्वी में। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 57। इसमें बताना है कि जो आधा खिला हुआ फूल होता है उसे क्या कहते हैं? आधा खिला हुआ फूल जो होता है उसे क्या कहते हैं ये बताना है। ऑप्शन 1 पराग, ऑप्शन 2 कली, ऑप्शन 3 मुकुल,
ऑप्शन 4 पुष्प। तो आधा खिला फूल जो होता है उसको कहते हैं मुकुल। ऑप्शन 3 सही होगा, मुकुल। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 58। भागवती उपन्यास के लेखक कौन है? भागवती उपन्यास के लेखक का नाम बताना है कि कौन है। तो ऑप्शन 1 सुदर्शन, ऑप्शन 2 सच्चिदानंद, ऑप्शन 3 रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन 4 अज्ञे। तो प्रश्न 58 का सही जवाब भागवती उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है सुदर्शन। भागवती उपन्यास के लेखक हैं सुदर्शन। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 59। सबसे अधिक सम्मान राशि प्रदान की जाती है। सबसे अधिक सम्मान राशि प्रदान की जाती है। ऑप्शन 1 व्यास सम्मान, ऑप्शन 2 सरस्वती सम्मान, ऑप्शन 3 साहित्य सम्मान, ऑप्शन 4 ज्ञानपीठ सम्मान। तो सबसे जो अधिक सम्मान राशि प्रदान की जाती है वो की जाती है सरस्वती सम्मान, ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 60। पंच परमेश्वर का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो पंच परमेश्वर का प्रकाशन वर्ष 1910 ईस्वी, 1915 ईस्वी, 1903 ईस्वी, 1920 ईस्वी। दोस्तों ये पंच परमेश्वर है मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी पंच परमेश्वर, और इसका रचना काल बताना है। इसका सही समय है 1916 ईस्वी, और 1915 में ही मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी सोत प्रकाशित हुई थी। आगे चलते हैं। ये दोस्तों बीच में जो है थोड़े से प्रश्न मिसप्रिंट है शायद, तो आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 76। भारत मित्र कब प्रकाशित हुआ? ऑप्शन संख्या 76 है कि भारत मित्र प्रकाशित होता था। कहाँ से प्रकाशित होता था भारत मित्र? तो ऑप्शन 1 काशी, ऑप्शन 2 कलकत्ता, ऑप्शन 3 इलाहाबाद, ऑप्शन 4 कानपुर। तो भारत मित्र कहाँ से प्रकाशित होता था? भारत मित्र प्रकाशित होता था कलकत्ता से। दोस्तों जो बीच में 8-10 प्रश्न छूटे हैं वो इसी पीडीएफ में आगे हैं। अगर नहीं होंगे तो मैं उनको कल दूसरे वाली पीडीएफ में ऐड कर दूंगा। तो आगे चलते हैं कि भारत मित्र प्रकाशित होता था, इसका उत्तर हो गया कलकत्ता से। आगे चलते हैं कि निम्नलिखित में से प्रश्न संख्या 77 है मुक्त प्रगतिवादी कवि कौन है? निम्नलिखित में से प्रगतिवादी कवि कौन है ये बताना है। तो मुक्तिबोध, बच्चन, केदारनाथ अग्रवाल या फिर सभी। तो निम्नलिखित में से प्रगतिवादी कवि हैं, प्रगतिवादी कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 78। आरोपवाद के प्रतिपादक आचार्य हैं। आरोपवाद के प्रवर्तक प्रतिपादक आचार्य का नाम बताना है। ऑप्शन 1 भट्टनायक, ऑप्शन 2 शंकुक, ऑप्शन 3 भट्टलोल्लट, ऑप्शन 4 अभिनव गुप्त। तो आरोपवाद के प्रतिपादक आचार्य हैं आचार्य भट्टलोल्लट। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 79। वल्लभाचार्य के अष्टछापी शिष्य नहीं है। ऑप्शन 1 कुम्भनदास, ऑप्शन 2 सूरदास, ऑप्शन 3 चतुर्भुजदास, ऑप्शन 4 परमानंद दास। तो बताना है कि वल्लभाचार्य के अष्टछापी शिष्य कौन नहीं हैं। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन 3 चतुर्भुजदास। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 80। रीतिकाल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि थे। ऑप्शन 1 केशवदास, ऑप्शन 2 चिंतामणि, ऑप्शन 3 बिहारी, ऑप्शन 4 देव। तो रीतिकाल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि थे कवि बिहारी। ऑप्शन 3 सही है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 81। अदरी शब्द का क्या अर्थ है? अदरी। तो इसका ऑप्शन 1 पर्वत, ऑप्शन 2 गीला, ऑप्शन 3 व्यर्थ, ऑप्शन 4 दुख।
तो अदरी शब्द का अर्थ है ऑप्शन 1 पर्वत। अदरी शब्द का अर्थ है पर्वत। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 82। मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती में कौन सा छंद है? इसमें छंद बताना है कौन सा है। ऑप्शन 1 गीतिका, ऑप्शन 2 चौपाई, ऑप्शन 3 सवैया, ऑप्शन 4 हरि गीतिका। तो मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती में छंद है, इसमें कौन सा छंद है? तो इसमें छंद है हरि गीतिका छंद, ऑप्शन 4। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 83। निम्न में से अरबी शब्द नहीं है। निम्न में से अरबी शब्द नहीं है, ये बताना है। तो ऑप्शन 1 किताब, ऑप्शन 2 गुलाब, ऑप्शन 3 शराब, ऑप्शन 4 नकल। तो इनमें से अरबी शब्द नहीं है, तो गुलाब अरबी शब्द नहीं है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 84। प्रश्न संख्या 84 है, आदिकाल का मेघदूत किस रचना को कहा जाता है? तो आदिकाल का मेघदूत किस रचना को कहा जाता है? ऑप्शन 1 आंसू, ऑप्शन 2 संदेश राशक, ऑप्शन 3 पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन 4 कली। तो ऑप्शन जो प्रश्न संख्या 84 है आदिकाल का मेघदूत, तो आदिकाल का मेघदूत संदेश राशक को कहा जाता है। ऑप्शन 2 सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 85। भ्रमरदूत किसकी रचना है, ये बताना है। ऑप्शन 1 सूरदास, ऑप्शन 2 नंददास, ऑप्शन 3 सत्यनारायण, ऑप्शन 4 सभी। तो भ्रमरदूत किसकी रचना है? भ्रमरदूत कवि सत्यनारायण जी की रचना है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 86। आधुनिक युग का बापू किसे कहा जाता है? बताना है कि आधुनिक युग का बापू किसे कहा जाता है। ऑप्शन 1 दिनकर, ऑप्शन 2 मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन 3 सियाराम शरण गुप्त, ऑप्शन 4 सभी। तो बताना है कि आधुनिक युग का बापू किसे कहा जाता है। तो आधुनिक युग का बापू कहा जाता है सियाराम शरण गुप्त को। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 87। महाभारत का वन पर्व किसका उपजीव्य है? महाभारत का वन पर्व किसका उपजीव्य है? ऑप्शन 1 किरातार्जुनियम, ऑप्शन 2 शिशुपाल वध, ऑप्शन 3 नैषध, ऑप्शन 4 सभी। तो बताना है इसका सही जवाब क्या है। तो महाभारत का वन पर्व किसका उपजीव्य है, इसका सही जवाब है किरातार्जुनियम। इसका सही जवाब है किरातार्जुनियम। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 88। वागर्त पत्रिका है। बताना है कि वागर्त पत्रिका दैनिक है, साप्ताहिक है, मासिक है या फिर छमाही है। ऑप्शन 1 दैनिक, ऑप्शन 2 साप्ताहिक, ऑप्शन 3 मासिक, ऑप्शन 4 छमाही। बताना है वागर्त पत्रिका कैसी पत्रिका है। तो इसका सही जवाब है मासिक पत्रिका है। वागर्त पत्रिका मासिक पत्रिका है। प्रश्न संख्या 89। पियरी का सपना किसने लिखा है? पियरी का सपना किसने लिखा है, किसकी रचना है? ऑप्शन 1 ममता कालिया, ऑप्शन 2 मैत्रेयी पुष्पा, ऑप्शन 3 प्रतिभा अग्रवाल, ऑप्शन 4 सूर्यबाला। तो पियरी का सपना है किसकी रचना है? तो ऑप्शन 2 मैत्रेयी पुष्पा की रचना है पियरी का सपना। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 90। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन काल माना जाता है। किस सदी को हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का काल माना जाता है, बताना है। ऑप्शन 1 17वीं सदी, ऑप्शन 2 18वीं सदी, ऑप्शन 3 19वीं सदी, ऑप्शन 4 21वीं सदी। तो हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन काल माना जाता है 19वीं सदी को। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 91। शास्ता पूजन संप्रदाय कहाँ प्रचलित था? शास्ता पूजन संप्रदाय कहाँ प्रचलित था? तो बताना है ऑप्शन 1 महाराष्ट्र, ऑप्शन 2 केरल, ऑप्शन 3 राजस्थान या फिर ऑप्शन 4 सभी जगह। तो इसका सही जवाब होगा शास्ता पूजन संप्रदाय महाराष्ट्र में प्रचलित था। प्रश्न संख्या 92। हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 1 10 जनवरी, ऑप्शन 2 30 मई, ऑप्शन 3 14 सितंबर, ऑप्शन 4 सभी तारीखों में।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 30 मई। हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 93, विवर्त किसकी रचना नहीं है? बताना है विवर्त किसकी रचना है। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ, बताना विवर्त किसकी रचना है। तो ऑप्शन 1 रामगे राघव, ऑप्शन 2 शिवानी, ऑप्शन 3 जैनेन्द्र, ऑप्शन 4 जगदीश चतुर्वेदी। तो इसका सही जवाब होगा, ये यहाँ पर मिसप्रिंट है। विवर्त किसकी रचना है? तो विवर्त जैनेन्द्र जी की रचना है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 94, श्रृंगार मंजरी किसकी रचना नहीं है? श्रृंगार मंजरी किसकी रचना नहीं है? तो प्रताप शाही, ऑप्शन 2 सुखदेव मिश्र, ऑप्शन 3 यशवंत सिंह, ऑप्शन 4 चिंतामणि। तो श्रृंगार मंजरी किसने नहीं लिखा है? तो सुखदेव मिश्र ने श्रृंगार मंजरी नहीं लिखा है। बाकी प्रताप शाही, यशवंत सिंह और चिंतामणि ने श्रृंगार मंजरी लिखा है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 95, हिंदी की प्रथम जीवनी है। हिंदी की प्रथम जीवनी निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन 1 आवारा मसीहा, ऑप्शन 2 दयानंद दिग्विजय, ऑप्शन 3 प्रेमचंद घर में, ऑप्शन 4 कोई नहीं। तो हिंदी की प्रथम जीवनी है दयानंद दिग्विजय 1881 ईस्वी गोपाल शर्मा शास्त्री द्वारा लिखी गई हिंदी की प्रथम जीवनी दयानंद दिग्विजय 1881 ईस्वी। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 96, महानुभाव संप्रदाय प्रचलित था। प्रश्न संख्या 96, महानुभाव संप्रदाय कहाँ प्रचलित था? ऑप्शन 1 बंगाल, ऑप्शन 2 केरल, ऑप्शन 3 उड़ीसा, ऑप्शन 4 महाराष्ट्र। तो महानुभाव संप्रदाय कहाँ प्रचलित था? महाराष्ट्र में प्रचलित था। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 97, कबीर का शाब्दिक अर्थ क्या है? कबीर का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन 1 सर्वश्रेष्ठ, ऑप्शन 2 बड़ा, ऑप्शन 3 क्रांतिकारी, ऑप्शन 4 सार्थकता निर्णायक। तो प्रश्न संख्या 97 का सही जवाब है ऑप्शन 1 सर्वश्रेष्ठ। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 98, इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से अल्पप्राण कौन सा नहीं है। ऑप्शन 1 तय, ऑप्शन 2 रे, ऑप्शन 3 है, ऑप्शन 4 ले। दोस्तों इसी चैनल पर वर्णमाला क्लास जो मेरी पहली क्लास है पढ़ी हुई है, उसमें अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष सभी पूरी वर्णमाला कंप्लीट कराई गई है। आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो इसका सही जवाब होगा निम्नलिखित में से अल्पप्राण नहीं है। तो ऑप्शन 3 है अल्पप्राण नहीं है। प्रश्न संख्या 99, लिंग परिवर्तन नहीं होता। निम्नलिखित में से लिंग परिवर्तन किसका नहीं होता? तो ऑप्शन 1 कोयल, ऑप्शन 2 रीछ, ऑप्शन 3 शेर, ऑप्शन 4 मयूर। तो लिंग परिवर्तन किसका नहीं होता? तो कोयल का लिंग परिवर्तन नहीं होता, ऑप्शन 1। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 100, उन्मूलन का विलोम क्या होगा? ऑप्शन 1 लाघव, ऑप्शन 2 रोपण, ऑप्शन 3 संश्लेषण, ऑप्शन 4 अवमूलक। तो उन्मूलन का विलोम होगा रोपण, ऑप्शन 2। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 101, साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रेमचंद, राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर पुरुषोत्तम दास टंडन। तो साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 102, खंडित यात्राएं नाटक किसकी रचना है? खंडित यात्राएं नाटक किसकी रचना है? ऑप्शन 1 सुरेंद्र वर्मा, ऑप्शन 2 मुद्रा राक्षस, ऑप्शन 3 शंकर शेष, ऑप्शन 4 नरेश मेहता। तो खंडित यात्राएं नाटक किसका है? तो खंडित यात्राएं नाटक है नरेश मेहता का। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 103, माधव विनोद नाटक किसका है? प्रश्न संख्या 103, माधव विनोद नाटक किसका है? ऑप्शन 1 सुखदेव मिश्र, ऑप्शन 2 सूरती मिश्र, ऑप्शन 3 सोमनाथ, ऑप्शन 4 नेवाज। तो माधव विनोद नाटक किसका है? सोमनाथ का माधव विनोद नाटक है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 104, मेवाती राजस्थान में किस दिशा की बोली है? मेवाती राजस्थान में किस दिशा की बोली है?
ऑप्शन 1 उत्तर, ऑप्शन 2 पूर्वी, ऑप्शन 3 पश्चिमी, ऑप्शन 4 दक्षिणी। तो मेवाती राजस्थान में उत्तर दिशा की बोली है, उत्तर दिशा की। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 105, उर्दू की लिपि क्या है? उर्दू की लिपि क्या है? ऑप्शन 1 तुर्की, ऑप्शन 2 देवनागरी, ऑप्शन 3 खरोष्टी, ऑप्शन 4 फारसी। तो उर्दू की लिपि क्या है? ऑप्शन 4 फारसी। उर्दू की लिपि है फारसी। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 106, पाणिनि ने पदों को कितने भागों में बांटा है? पाणिनि ने पदों को कितने विभागों में बांटा है? तो इसका सही जवाब क्या होगा बताएंगे। तो ऑप्शन 1 3, ऑप्शन 2 5, ऑप्शन 3 2, ऑप्शन 4 6। तो पाणिनि ने पदों को कितने विभागों में बांटा है? तो पाणिनि ने पदों को 2 विभागों में बांटा है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 107, किस समास के समस्त पद का प्रयोग क्रिया विशेषण के रूप में होता है? प्रश्न संख्या 107, किस समास के समस्त पद का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है? प्रश्न ऑप्शन 1 अव्ययी भाव समास, ऑप्शन 2 कर्मधारय, ऑप्शन 3 द्विगु, ऑप्शन 4 तत्पुरुष समास। तो सही जवाब होगा अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। प्रश्न संख्या 108, निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द नहीं है। ऑप्शन 1 धागे, ऑप्शन 2 दाम, ऑप्शन 3 रोम, ऑप्शन 4 धागा। तो बहुवचन शब्द नहीं है बताना है। तो सही जवाब ऑप्शन 4 धागा। आगे चलते हैं। एक प्रश्न संख्या 109, प्रतिघात का सही विलोम है। प्रतिघात का सही विलोम है। ऑप्शन 1 घात, ऑप्शन 2 आघात, ऑप्शन 3 प्रत्याघात, ऑप्शन 4 घातक। तो प्रतिघात का सही विलोम होगा घात। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 110, वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रधान होता है? प्रश्न संख्या 110, वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रधान होता है? ऑप्शन 1 ओज, ऑप्शन 2 माधुर्य, ऑप्शन 3 प्रसाद, ऑप्शन 4 सभी। तो आपको बताना है। तो वीर रस प्रधान रचना में ओज गुण प्रधान होता है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 111, शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? ऑप्शन 1 महादेव, ऑप्शन 2 पशुपति, ऑप्शन 3 चक्रपाणि, ऑप्शन 4 शंकर। तो शिव का अर्थ नहीं है। तो शिव का अर्थ ऑप्शन 3 चक्रपाणि नहीं है। आगे चलते हैं। 112 है, अलमारी कैसा शब्द है? यानी कि किस भाषा का शब्द है? देशज है, विदेशज है, किस भाषा का शब्द है अलमारी? तो ऑप्शन 1 फारसी, ऑप्शन 2 तुर्की, ऑप्शन 3 पुर्तगाली, ऑप्शन 4 जापानी। तो अलमारी कैसी भाषा का शब्द है? सही जवाब है ऑप्शन 3 पुर्तगाली। अलमारी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। प्रश्न संख्या 113, यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है। वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो किसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है? यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है। इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम बताना है। निम्नलिखित में से किसमें है? ऑप्शन 1 वही, ऑप्शन 2 मेरे, ऑप्शन 3 पुस्तक, ऑप्शन 4 यह। तो इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है ऑप्शन 3 पुस्तक में निश्चयवाचक सर्वनाम है। प्रश्न संख्या 114, इज्जत आफत में हिंदी में आगत शब्द है। किस भाषा से हिंदी में आए हुए शब्द हैं इज्जत और आफत? तो ऑप्शन 1 तुर्की अरबी, ऑप्शन 2 अरबी, ऑप्शन 3 अरबी फारसी, ऑप्शन 4 फारसी। तो ये किस भाषा से आए हुए शब्द है? तो इसका सही जवाब होगा ये अरबी फारसी भाषा से शब्द आए हुए हैं। दोस्तों थोड़ी सी मिसप्रिंट, थोड़ी सी गलती हुई है। 113 में जो निश्चयवाचक सर्वनाम है वो यह होगा। आप इसमें सुधार करेंगे। 113 का जो सही उत्तर है वो यह होगा। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 115, दंडी का संबंध है। दंडी का संबंध बताना है किस सदी से है? ऑप्शन 1 9वीं सदी, ऑप्शन 2 6ठी सदी, ऑप्शन 3 7वीं सदी, ऑप्शन 4 8वीं सदी।
तो दंडी का संबंध है 7वीं सदी से। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 116। ध्रुवम पाए पादानाम में अपाय का क्या अर्थ है? ऑप्शन 1 संयोग, ऑप्शन 2 साधन, ऑप्शन 3 अप्राप्त, ऑप्शन 4 अलग होना। तो सही जवाब होगा ऑप्शन 3 अप्राप्त। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 117। रसगंगाधर किसकी रचना है? ऑप्शन 1 अभिनव गुप्त, ऑप्शन 2 जयदेव, ऑप्शन 3 धनंजय, ऑप्शन 4 पंडित राज जगन्नाथ। तो रसगंगाधर किसकी रचना है? ऑप्शन 4 पंडित राज जगन्नाथ की रचना है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 118। करुण के रस राजत्व के प्रतिष्ठापक कौन हैं? करुण के रस राजत्व के प्रतिष्ठापक कौन हैं? बताना है। ऑप्शन 1 भारवी, ऑप्शन 2 कालिदास, ऑप्शन 3 हर्ष, ऑप्शन 4 भवभूति। करुण के रस राजत्व के प्रतिष्ठापक ऑप्शन 4 भवभूति हैं। प्रश्न संख्या 119। कालिदास किस रीति के सर्वोत्तम कवि थे? कालिदास किस रीति के सर्वोत्तम कवि थे? ऑप्शन 1 गौड़ीय, ऑप्शन 2 पांचाली, ऑप्शन 3 वैदर्भी, ऑप्शन 4 राजस्थानी। तो कालिदास किस रीति के उत्तम कवि थे? तो कालिदास वैदर्भी रीति के उत्तम कवि थे। प्रश्न संख्या 120। बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? ऑप्शन 1 पश्चिमी, ऑप्शन 2 पूर्वी हिंदी, ऑप्शन 3 बिहारी, ऑप्शन 4 पहाड़ी। बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो पश्चिमी उपवर्ग की बोली है बांगरू। प्रश्न संख्या 121। संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो डोगरी भाषा को किस वर्ष सम्मिलित किया गया? ऑप्शन 1 1992, ऑप्शन 2 1993, ऑप्शन 3 1967, ऑप्शन 4 2003। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो डोगरी भाषा को किस वर्ष सम्मिलित किया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 2003। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 122। वर्धमाना में कौन सा प्रत्यय है? वर्धमाना में कौन सा प्रत्यय है? इक्तु प्रत्यय, ऑप्शन 2 सानच प्रत्यय, ऑप्शन 3 इक्त प्रत्यय, ऑप्शन 4 लेप प्रत्यय। वर्धमाना में कौन सा प्रत्यय है? सही जवाब सानच प्रत्यय, ऑप्शन 2। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 123। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? इसका ऑप्शन 1 1935 ईस्वी, ऑप्शन 2 1936, ऑप्शन 3 1938 ईस्वी। तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 124। निम्न में से कौन सवर्ण स्वर हैं? निम्नलिखित में से कौन सवर्ण स्वर हैं? तो सवर्ण स्वर है इसमें से। तो ऑप्शन 1 ए उ, ऑप्शन 2 ई उ, ऑप्शन 3 आ ई, ऑप्शन 4 छोटा उ। तो इसमें सही जवाब है आ ई, क्योंकि ये ए प्लस ए, तो इनसे मिलकर के बना आ, तो ये सवर्ण स्वर हुए। इसी प्रकार छोटी ई प्लस छोटी ई, इनसे मिलकर बना बड़ी ई। छोटी ई प्लस छोटी ई, इनसे मिलकर बना बड़ी ई। तो ये सवर्ण स्वर हुए। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 125। पद दोष कितने हैं? पद दोष कितने हैं? ऑप्शन 1 23, ऑप्शन 2 15, ऑप्शन 3 16, ऑप्शन 4 22। तो प्रश्न संख्या 125 इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 23। पद दोष 23 हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जो कि सीरीज चलाई है, इस सीरीज की जानकारी कल ही चैनल पर दे दी गई थी और वीडियो चैनल पर पड़ा हुआ भी है कि हम लगातार 125 या 100 प्रश्नों से ऊपर की सीरीज रहेगी और लगभग हम 100 क्लास और एक क्लास 100 प्रश्नों की होगी, तो हम लगभग 10,000 प्रश्न के आसपास करेंगे और ये क्लासें लगातार चलेगी। आपको डेली 100 प्रश्न या उससे ज़्यादा की प्रश्नोत्तरी डेली मिलेगी।
आपको इसी चैनल साहित्य वीथिका पर आपको सामग्री अच्छी लगे, प्रश्न अच्छे लगे तो चैनल पर बने रहें, चैनल को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक ज़रूरी बात कि आपको यहाँ पर सब जो जितने प्रश्नोत्तर होंगे या और भी अन्य वीडियो होंगे सब फ्री उपलब्ध रहेंगे। तो आप चैनल के साथ जुड़े और बने रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।